राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 9 मार्च से होने प्रस्तावित है। कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उस पर सैकड़ों अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि 9 मार्च से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे या नहीं होंगे। तो उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और जो आप ये मूल्यवान प्रमाण पत्र है, कई अभ्यर्थियों का ये कहना था कि एक ही बार बनता है, दोबारा नहीं बनता है। जाति प्रमाण पत्र है, उसके बारे में भी कई अभ्यर्थियों को डाउट है। एक आपका जो तलाकशुदा वाला है, विधवा वाला है, उनके प्रमाण पत्र के बारे में, आपके जो स्पोर्ट्स कोटे वाले प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में कई अभ्यर्थियों के इसमें असमंजस था। और जो आपकी चेकलिस्ट है उसके बारे में मैं स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और उनका जो रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने जिस तरीके से बताया है वो मैं बातें आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी कि चेकलिस्ट का वाला क्या मामला है। क्योंकि कई अभ्यर्थियों का ये मानना था कि 9 मार्च से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है, तो चेकलिस्ट नहीं आई है, तो चेकलिस्ट के कारण नहीं आई है तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है कि चेकलिस्ट आई नहीं है या चेकलिस्ट के कारण आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आगे पोस्टपोन हो जाएगा। आगे हो सकता है नहीं होगा, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन चेकलिस्ट की वजह से आगे पोस्टपोन होगा ऐसा कहना उचित नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका जो मूल निवास है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में एक बच्चे ने जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे सवाल किया था कि सर सभी स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास मूल निवास है वो 10 साल पुराना है, यानी लगभग 2013 का है, और अभी लेटेस्ट है वो 2026 में बनाया है, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में बनाया है, तो बनवा लिया है। अब फोर्थ ग्रेड स्क्रूटनी फॉरम में कौन सा लगाएं, और अगर क्या लगाएं, इसके साथ में जो एफिडेविट है यानी कि जो शपथ पत्र है वो भी लगाना होगा। आपसे उम्मीद है कि आप इस कन्फ्यूजन को दूर कर पाएं, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष उन्होंने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोनों की प्रति अभ्यर्थी लगा सकते हैं, शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका अगर 10 साल पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद में अगर आपने अब नया बनवा लिया है, ठीक है, तो दोनों आप कौन से दोनों जो मूल निवास प्रमाण पत्र हैं वो लगा देना, इसके लिए शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोनों मूल निवास लगा देना, शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, मूल निवास प्रमाण पत्र में अगर आप आवेदन की अंतिम तिथि से 12 महीने पुराना है, 2 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नया बनवा लीजिए, दोनों लगा देना, शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये डाउट था आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, इनकम सर्टिफिकेट फादर के नाम से या सेल्फ का होना चाहिए, यानी कि आय प्रमाण पत्र है, उसके बारे में काफी अभ्यर्थियों को कमेंट था। तो देखो, आय प्रमाण पत्र है वो आपका पिता के नाम से बनेगा, पति के नाम से नहीं बनेगा। बहुत सी जो महिलाएं हैं उनका भी ये कमेंट था कि आय प्रमाण पत्र हमें पिता के नाम से बनाना है या पति के नाम से बनाना है, तो आय प्रमाण पत्र आपका पिता के नाम से बनेगा। ठीक है, खुद के नाम से कब बनता है, खुद के नाम से बनता है जब आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें आपका जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो आपके खुद के नाम से बनता है। लेकिन आपका बाकी जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जहां कहीं भी अगर आपका आय प्रमाण पत्र की, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो वो आपका आपके पिता के नाम से बनता है। जो भी विवाह की हुई महिलाएं हैं वो भी जान लीजिए, आपका आय प्रमाण पत्र भी पिता के नाम से बनेगा, न कि पति के नाम से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अदर स्टेट वालों का कहाँ होगा। ये कल मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला है उस पर वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उस पर बच्चे का कमेंट आया था कि जो यूपी से है, एमपी से है, हरियाणा से हैं, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो राजस्थान में ही होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी राजस्थान में होगा। राजस्थान में कहाँ पर होगा इसके लिए अलग से लिस्ट आएगी। ठीक है, अब वो लिस्ट हो सकता है कि कल भी आ जाए, आज शाम तक भी आ सकती है। जैसे ही कोई सूचना आएगी वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वरना मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इतना है कि आपको जिंदगी भर नौकरी है वो राजस्थान में ही करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए भी आपको राजस्थान में आना पड़ेगा, एग्जाम देने के लिए भी आप राजस्थान में ही आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अदर स्टेट वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राजस्थान में होगा। वो कहाँ पर होता है ये डिपेंड करता है, जैसे अब राजस्थान में तो जो मंडल वाइज है वो बटे हुए हैं, तो कौन सा जिला कौन से मंडल में आता है उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, कि जैसे फलाना व्यक्ति है वो सीकर से संबंधित है तो वो चूरू मंडल में उसका हो जाता है। लेकिन अदर स्टेट वालों का है, उसका ये है कि जैसे उनका ये डालेंगे कि रोल नंबर के हिसाब से है, वो डालेंगे उनका कि कहाँ पर उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आपकी जो लिस्ट आएगी उसमें बाकायदा आपके रोल नंबर आएगा, आपका नाम आएगा, कौन से जिले में कौन से स्थान पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कंप्लीट बाकायदा लिस्ट आने वाली है। तो इतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका भी पता चल जाएगा जल्दी ही, बाकी अभ्यर्थियों के साथ में ही आपको पता चल जाएगा। अगला देखिए, यदि संतान संबंधी शपथ पत्र में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले और स्क्रूटनी के बाद संतान हुई है तो उसकी डिटेल देनी है या नहीं। देखो, संतान संबंधी शपथ पत्र में अगर आपकी स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में संतान हो गई है तो इतना लफड़े में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, सीधा सा है कि 15-20 दिन से पहले आपका जो बच्चा हुआ है ना, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनने वाला है। ठीक है, अभी 2 मार्च है वो स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, 9 मार्च से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होने वाला है।
अभी इसके बीच में आपका संतान हो गई तो इतना आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसकी डिटेल नहीं भी दोगे ना तो भी चल जाएगा। अगर आप देना चाहो तो शपथ पत्र में लिख सकते हो, लेकिन इतना है कि बोर्ड कहेगा उसका जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ, तो इतनी जल्दी आप उसका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लेकर आओगे? क्योंकि 15 से 20 दिन के बाद में आप नगर परिषद में जाकर वहां पर फॉर्म भरते हो, उसके बाद में आपका वो जन्म प्रमाण पत्र है वो 5-7 दिन में 10-12 दिन में बनाकर देता है, तो इतनी जल्दी वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में अगर आपकी संतान हो गई है तो उसकी डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर जाकर ढिंडोरा पीटना भी आपको नहीं कि मेरी संतान हो गई और मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है सर, जो अविवाहित है उन्हें संतान वाला कौन सा शपथ पत्र लगाना है? जो अविवाहित है उन्हें कौन सा लगाना है? देखो, स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गई थी वो मैंने आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर पिन कर रखा है, उस पूरी पीडीएफ को। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो सारे उसके अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, अविवाहित वाला हो, विवाहित वाला हो, संतान वाला जो शपथ पत्र है उसमें लिख रखा है कि विवाहित वालों को ये बनाना है, अविवाहित वालों को ये फॉर्मेट है उसमें बनाना है। तो उसमें साफ तौर से लिख रखा है, आप एक बार उसको खोल कर देखेंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। मूल निवास नया बनाने पर शपथ पत्र कहाँ से बनवाना है? देखो, मूल निवास नया बनवा लिया ना तो शपथ पत्र आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी, आलोक राज जी ने खुद कहा है अगर पुराना मूल निवास है और अगर आपने अभी बनवाया 2026 में तो दोनों मूल निवास लेकर आ जाना, आपको उसके लिए शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, सर शपथ पत्र का क्या मैटर है? नॉर्मल कागज पर शपथ लेनी है या फिर नोटेरी करवाकर शपथ लेनी है? और अगर नोटेरी करवाकर शपथ लेनी है तो एक ही शपथ पत्र में सारी गलतियां लिख सकते हैं क्या? जैसे उसी के नाम में मिस्टेक हुई है, कास्ट में शपथ स्क्रूटनी गलती हो गई, उसकी शपथ आवश्यकता यानी सारी। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपकी गलती हो गई है, यानी जितनी भी आपकी गलती हो गई है एक ही शपथ पत्र आप बनवा लेना, उसमें अपनी गलती है वो आप इस तरीके से 1 2 3 लगाकर पॉइंट लगाकर के मेंशन कर देना और एक शपथ पत्र से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगला है, हर कोई बोल रहा है चेकलिस्ट लगाओ, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि चेकलिस्ट कहाँ मिलेगी। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलेगी, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपका कमेंट तो आप बता सकते हो। चेकलिस्ट का ये है कि जैसे आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, तो स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे गए थे तो वहां पर चेकलिस्ट आई थी। आपको स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर दिया गया है, तो उसमें चेकलिस्ट आई है बकायदा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उसमें बकायदा चेकलिस्ट है वो दे रखी है। स्क्रूटनी फॉर्म का जब ऑनलाइन आपने अगर प्रिंट निकाला है तो उसमें चेकलिस्ट दे रखी है। उस चेकलिस्ट को आप फॉर्म आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो ऊपर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो चेकलिस्ट का ये समाधान है। दूसरा ये है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वो वहां पर खुद पहले से अपने पास में चेकलिस्ट रखेंगे। ठीक है, इसलिए आपको चेकलिस्ट के बारे में इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वहां पर एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, जो आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था वो उसका भी वो प्रिंट निकाल कर रखेंगे पहले से, जैसा कि ग्राम सेवक में देखा गया है, पहले से वो प्रिंट निकाल कर रखेंगे। और चेकलिस्ट है वो खुद रखेंगे, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो खुद अपने आप है उसके ऊपर चेकलिस्ट लगा लेंगे और बाद में वो खुद अपने हाथों से टिक करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो बच्चा लेकर उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो चेकलिस्ट के बारे में घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने बता दिया आपको, स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो उसमें चेकलिस्ट आपको दे रखी है, वो चेकलिस्ट आप ले जाना। अगर वो मान्य करते हैं तो ठीक है, वरना उनके पास में खुद चेकलिस्ट होगी तो वो अपनी चेकलिस्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि दहेज वाला बनाना कंपलसरी है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का ये कमेंट था कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वो बनाना पॉसिबल थोड़ी है ना, एक आध ना बनाएंगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट दे रखा है, बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है, उतने डॉक्यूमेंट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से क्लियर होगा, वरना आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो दहेज वाला है वो बनाना ही पड़ेगा, वरना वो नियुक्ति के लिए, ज्वाइनिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। इसके अलावा 2002 1 जून 2002 से पहले कोई व्यक्ति की अगर 2 से ज्यादा संतान है तो चल जाएगा, लेकिन 2002 1 जून 2002 के बाद में अगर 2 से ज्यादा संतान है तो वो व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ऐसा यहां पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगेंगे उनको राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन, ओपीएस पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, पेंशन आपकी होगी इसके अंतर्गत। अगला ये है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आप ऑनलाइन आवेदन को सावधानी पूर्वक भरें, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रोवाइड करवाए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेकर जाने हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपने किसी और यूनिवर्सिटी की मार्कशीट वो अपलोड की थी ऑनलाइन में और आप ऑफलाइन में किसी और यूनिवर्सिटी की लेकर जा रहे हो, ऐसा वहां पर नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो वहां पर आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है, और अगर किसी अभ्यर्थी के पास में जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का नहीं है तो वो अभ्यर्थी क्या कर सकता है, शपथ पत्र लगा सकता है। यहाँ पर साफ तरीके से मेंशन कर रखा है, शपथ पत्र लगा सकता है। यानी जातीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास में पहले का बना हुआ नहीं है, बाद में अगर आपने बनाया है तो वहां पर आप
शपथ पत्र लगा सकते हो। ये बात नोटिफिकेशन में लिखी गई है, आपकी विज्ञप्ति में लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति बोल रहे थे कि अंतिम तिथि से पहले का ही जरूरी है, बात बात पर आप शपथ पत्र बताते हो, शपथ पत्र है वो अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर है अलाउ, ठीक है। अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बाद का बना हुआ है, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का नहीं है, या 3 साल से ज्यादा पुराना है, तो नया बनवा लीजिए, पुराना ले जाइए और शपथ पत्र लगा दीजिए, आपको उससे आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। अभ्यर्थी के चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन, यानी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय चाहिए होगा आपको पुलिस वेरिफिकेशन, और जो मेडिकल है पुलिस वाला और मेडिकल वाला, ये दोनों प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय नहीं चाहिए, ये आपको आपकी जो नियुक्ति होगी उस समय आपको चाहिए। तो अभी आपको पुलिस वाला जो है सत्यापन वो नहीं करवाना है, और ना ही आपको जो चिकित्सा जांच संबंधी है वो चिकित्सा प्रमाण पत्र वो भी अभी बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत बार कमेंट आ रहा था। एक अभ्यर्थी ने कहा था, सर हमारी लुटिया तो डूब गई, ना पटवार को ज्वाइनिंग मिली और ना ही वीडियो को, यानी ग्राम सेवक के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य हो चुका है, ज्वाइनिंग मिलनी अभी बाकी है, तो और 4th ग्रेड में सारे आ जाएंगे, यानी पटवार और ग्राम सेवक वाले सारे 4th ग्रेड में आ जाएंगे, उनको तो ज्वाइनिंग मिली नहीं है। तो इनका ये कहना था कि परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि पहले पटवारियों को और ग्राम सेवक वालों को ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद में 4th ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि ताकि वो पटवारी और ग्राम सेवक में जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो फालतू में सीट खराब ना करें 4th ग्रेड की। इसलिए इन्होंने कहा कि 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। उम्मीद है क्या कि उससे बहुत पहले ही पटवारी और वीडियो की ज्वाइनिंग हो जाएगी। वीडियो की ज्वाइनिंग अभी तक हुई नहीं है, इनका ये कहना है कि बहुत पहले ही वीडियो की ज्वाइनिंग हो जाएगी पर 4th ग्रेड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले। तो 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 9 मार्च से प्रस्तावित है, और इससे पहले ग्राम सेवक की ज्वाइनिंग होने की बात है वो महोदय साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो संभव है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो 9 मार्च से शुरू ना होकर 15 मार्च 20 मार्च से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। जैसा गुप्त सूत्रों से पता चला है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आज 6 तारीख हो गई है और अभी तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसका शेड्यूल है वो नहीं आया है। शेड्यूल का मतलब वो लिस्ट नहीं आया है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कौन से जिले में कौन से स्थान पर होगा और कौन से अभ्यर्थी का कब होगा। तो वो लिस्ट है वो अब तक आ जानी चाहिए, अब तक आ जानी चाहिए थी। हो सकता है कि आज शाम को या कल आ जाए, तब आपका हो भी सकता है, लेकिन मात्र 2 या 3 दिन में संभावना कम लग रही है। तो हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो 5-7 दिन आगे भी हो सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अभी भी आपका अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।